हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मा बजट। ठीक है, यानी कि हीट बजट या ऊष्मा संतुलन, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन या हीट बजट ऑफ द अर्थ। तो ये क्या होता है? तो ऊष्मा मतलब कि सूर्य की जो किरणें, इंसोलेशन जो हमें मिलता है, हमारे अर्थ पे जो इंसोलेशन हमें मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा किससे मिलता है? हमें सूर्य से प्राप्त होता है। और ये जो इंसोलेशन है ये हमें शॉर्ट वेव्स के द्वारा प्राप्त होता है, शॉर्ट वेव्स में प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये बजट क्या होता है? तो यानी कि इसका हिसाब, जितना इंसोलेशन अर्थ पे आया और कितना गया, इसका जितना हिसाब होता है या लेखा जोखा बोलते हैं, वही होता है बजट। ठीक है, तो ऊष्मा बजट आज हम देखने वाले हैं कि सूर्य की किरणें कितनी पृथ्वी पर आती है और फिर कितनी वापस जाती हैं। तो हम सन को इंसोलेशन, अर्थ को इंसोलेशन सन से मिलता है और ये इंसोलेशन शॉर्ट वेव्स में मिलता है। अब देखिए, हमारा जो वायुमंडल है, यहाँ जो सूर्य तप है, ये सूर्य की किरणों का कोण पर निर्धारित करता है कि कहाँ कितना सूर्य तप प्राप्त होगा। वायुमंडल की पारदर्शिता पर निर्भर करता है, पर्यावरण पर निर्भर करता है और समय और स्थान पर निर्भर करता है। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है कि टोटल यूनिट कितना है, अवशोषण कितना हुआ है, अल्बेडो कितना का होता है, और वायुमंडल का ऊष्मा बजट क्या है, इसी चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? इन चार चीजों को हम कवर करेंगे कि टोटल यूनिट कितना होता है, अवशोषण कितना का किया जाता है, अल्बेडो मीन्स कितना आया और वापस चला गया। ठीक है, और वायुमंडल का ऊष्मा बजट क्या है। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट, पृथ्वी को ऊष्मा जो है वो दो टाइप से प्राप्त होती है, दो रूप में प्राप्त होती है। एक होता है डायरेक्ट हीट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट हीट। डायरेक्ट हीट अर्थ को 34 यूनिट प्राप्त होती है, 34 यूनिट अर्थ को डायरेक्ट हीट प्राप्त होती है, और इनडायरेक्ट जो है वो 17 यूनिट प्राप्त होती है। टोटल मिलाकर होता है 51 यूनिट। ठीक है, ऊष्मा बजट जो है उसे हम यूनिट में पढ़ने वाले 100 यूनिट का। ठीक है, कि 100 यूनिट, या फिर इसे आप प्रतिशत में भी मान सकते हैं कि 100% है तो कितना आया और कितना गया। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट हीट जो है वो अर्थ को 34 यूनिट या 34% प्राप्त होती है, और इनडायरेक्ट 17% प्राप्त होती है। दोनों मिलाकर के 51% होता है, अर्थ को ये मिलता है। ठीक है, और अभी भी इसमें बचा हुआ कितना है? 49% या 49 यूनिट। अब देखिए, ये जो 51 यूनिट है ये वापस किस तरह से जाती है? तो 23% जो है वो पार्थिव विकिरण के द्वारा वापस चली जाती है, 19% वाष्पीकरण के द्वारा वापस चली जाती है, और 9% संवहन के द्वारा वापस चली जाती है। जैसे ये सन है और ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो इंसोलेशन जो है वो अर्थ पे आया और फिर ये वापस जा रहा है। तो ये क्या होता है कि हमारे अर्थ में क्या है, हमारे वायुमंडल में क्या है? डस्ट पार्टिकल्स भी है, क्लाउड्स भी है, तो इनसे टकरा करके ये क्या होता है? ये 23% जाता है वापस, और 19% जो है वाष्पीकरण के द्वारा जाता है, और 9% संघनन के कारण। अब यहाँ पे क्या होता है एक चीज कि जब पृथ्वी से सूर्य की किरणें वापस जाती हैं, ठीक है, तो रास्ते में क्या पड़ता है कि बादल आ जाता है कभी कभी। तो बादल आने की वजह से क्या होता है कि जो हीट अर्थ सरफेस से वापस अंतरिक्ष में जा रही होती है, तो वो बादलों से टकराकर वापस आ जाती है। इस वजह से हमें गर्मी मिलती है। ठीक है, तो जब कहते हैं कि बादल हो गया, गर्मी आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ सरफेस में हीट था वो हीट वापस टकरा करके अर्थ सरफेस में ही आ गया, बादलों से टकराकर वापस अर्थ सरफेस में ही आ जाता है। इस वजह से हमें गर्मी लगती है। ठीक है, तो इस चीज को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल का अल्बेडो कितने का होता है? अल्बेडो मीन्स कि आया और बिना कुछ किए वो वापस चला गया। ठीक है, तो ये कितना होता है? तो 35% वायुमंडल का जो अल्बेडो है वो 35% या 35 यूनिट होता है। 27% बादलों के द्वारा अल्बेडो होता है, 6% धूलकण के द्वारा, और 2% हिम आच्छादित क्षेत्र के द्वारा अल्बेडो होता है। जैसे ये हमारा सूर्य है, यहाँ से सूर्य की किरणें आई और बादलों से टकराकर वापस चली गई, अर्थ सरफेस में आई भी नहीं। सूर्य की किरणें हैं, यहाँ पे धूलकण है, तो धूलकण से क्या होता है कि वापस टकराकर वो वापस चली जाती है, धरातल तक पहुंची भी नहीं।
उसके बाद आता है कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो हिम आच्छादित होते हैं, ठीक है। तो वहां क्या होता है, सूर्य की किरणें आई लेकिन वो वापस चली जाती है, बिना कुछ किए वो वापस चली जाती है। वायुमंडल का ऊष्मा बजट क्या है, तो ये एक तो आता है सूर्यातप और दूसरा होता है पार्थिव विकिरण, यानी कि ये आया और ये वापस चला गया। तो अवशोषण इसका होता है कैसे कि ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस और जल वाष्प मिलकर 14% इसका अवशोषण करते हैं। और पार्थिव विकिरण यानी कि वापस जाने की क्रिया में क्या होता है कि 6% जो है ये इसका अवशोषण कर लिया जाता है धूलकण के द्वारा, या फिर उससे टकराकर वो दूसरी तरफ चली जाती है या उनका विसरण हो जाता है। 19% का वाष्पीकरण हो जाता है और 9% का कन्वेक्शन होता है, ठीक है। तो ये 14% और ये 6, 9 और 6, 19 और 9 मिलाकर के होते हैं 48%। इसका मतलब ये हुआ कि 35% का अल्बेडो हो गया, यानी कि 35% उष्मा ऐसी है जो आई और आकर वापस चली गई बिना कुछ किए, ठीक है। 48% जो है वो एटमॉस्फेयर में रहती है और 17% इनडायरेक्टली हमें प्राप्त होती है। तो टोटल मिलाकर होता है 100 यूनिट, ठीक है। 35% का अल्बेडो हो जाता है, 48% कहाँ है, वायुमंडल में है, और 17% इनडायरेक्टली हमें मिलती है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, सूर्यातप और पार्थिव विकिरण। या सूर्यातप यानी कि आने वाला प्रकाश जो है वो हो गया सूर्यातप, और जाने वाली ऊष्मा या जाने वाला प्रकाश क्या हो जाता है, पार्थिव विकिरण। प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो लघु तरंग यानी कि शॉर्ट वेव, जो भी किरणें सूर्य से धरातल में आती है वो सब कैसे होती है, शॉर्ट वेव्स में आती है, ठीक है। लॉन्ग वेव्स में नहीं आती, शॉर्ट वेव्स में आती है। धरातल से फिर जो वापस जाती है वो होती है लॉन्ग वेव्स में। तो सूर्य से जितनी भी किरणें आती है वो सब कैसे आती है, तो शॉर्ट वेव्स में आती है। अब इसका हम देखेंगे कि कितना आया। अभी हम वापस जाने का नहीं देखेंगे कि कितना जा रहा है, अभी हम देखेंगे पहले कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि 17% हमें इनडायरेक्ट मिलता है और 34% हमें डायरेक्ट ऊष्मा मिलती है। तो 17 और 34 मिलाकर 51 जो हमारे अर्थ का होता है, ठीक है, ये हमारे अर्थ में आती है। उसके बाद आता है 35 और 14, तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर का होता है। तो 51 और 49 दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, तो 100 होता है। अब देखिए यहाँ कितना आया, अब पहले उस चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये एक डायग्राम है, आप इससे समझिए। ये हो गया हमारा धरातल, ठीक है। हमारे धरातल पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पर्वत हो गया, मरुस्थल हो गया, प्लेन हो गया, फॉरेस्ट है, ये एक सिंपल सा लैंड एरिया और ये वाटर एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो भाग किए गए हैं, एक हो गया ये हमारा वायुमंडल हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर हो गया हमारा अंतरिक्ष, ठीक है। हमारे वायुमंडल में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, क्लाउड्स भी है, वाटर वेपर्स भी है, ओजोन भी है। अब क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें आएंगी तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ जाएंगी अर्थ पर, कुछ किरणें, कुछ सूर्यातप या कुछ ऊष्मा जो है वो डायरेक्ट आएगी, लेकिन कुछ जो है वो टकराकर वापस चली जाएंगी। तो जो टकराकर वापस जाएंगे उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उनका परावर्तन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो किरणें आई, 2% जो किरणें हैं वो डायरेक्ट अर्थ में आ रही, ठीक है। आने के बाद इनका डायरेक्ट परावर्तन हो जा रहा है, ये 2% है। अब यहाँ पे सूर्य की किरणें आई, 10 पार्टिकल से टकराई, ये 6% है, और ये वापस चली गई। इसमें से कुछ का रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ का विसरण हो गया, ठीक है, कुछ का डिफ्यूजन हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्लाउड से। जब आती सूर्य की किरणें आती तो क्या होता है कि क्लाउड से भी टकराती है, तो क्लाउड से टकराने के बाद ये 27% जो है वो वापस चली जाती है, ये इनका अल्बेडो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर वेपर, तो ये टकराती है, टकरा कर वाटर वेपर्स और ओजोन जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वाटर वेपर्स और ओजोन जो है वो दोनों मिल करके सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 14%, ठीक है। तो ये 14%, यहाँ पे देखिए अब 6%, ये 27%, यहाँ पे ये हो गया 6%, 10 पार्टिकल से, 27% क्लाउड से और 2% धरातल से।
ये तीनों मिलाकर के हो गया 35%। और 14% किससे अब्सॉर्ब किया जा रहा है, तो ओजोन गैस से और वाटर वेपर से। 27%, 6% और 2% का रिफ्लेक्शन हो जा रहा, परावर्तन हो जा रहा, यानी कि आ रही है और फिर ये वापस चली जा रही है। लेकिन जो 14% है वो आई लेकिन वापस नहीं गई, इनका अवशोषण कर लिया गया। किनके द्वारा, तो ओजोन गैस और जलवाष्प के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया गया है। ये हो गया 35 और 14, 49%। ये हमारे वायुमंडल में ही है। अब आता है जो डायरेक्ट हीट हमें प्राप्त होती है, तो डायरेक्ट हमें 34% प्राप्त होती है। और 17% जो है वो डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद 17% हमारे अर्थ पे आती है और 6% जो है उनका अल्बेडो हो जाता है। ठीक है, सूर्य की किरणें जब डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो 6% का रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब बाकी का क्या होता है, कुछ का विसरण हो गया, कुछ का डिफ्यूजन हो गया और 17% जो है वो हमारे अर्थ पर आती है। तो ये जो 17% है वो इनडायरेक्ट आ रहा है, यानी कि डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद आ रहा है। और जो 34% है वो डायरेक्ट आता है। तो 34 और 17 कितना हुआ, 51, जो हमारे अर्थ पर आता है। अर्थ पर आने के बाद इसका परावर्तन होता है, ये आने के बाद इनका पार्थिव विकिरण होता है। जबकि जो 35 और 14 यानी कि 49% जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। अब देखिए बहिर्गामी दीर्घ विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण, यानी कि पहले तो हमने आने का देखा, अब हम जाने का देखेंगे। तो ये किस तरंग में जाती है, तो दीर्घ तरंगों में, यानी कि लॉन्ग वेव्स में इनका ये वापस जाती है। आई शॉर्ट वेव्स में, जाएंगी लॉन्ग वेव्स में। अब इसमें हम कितना का देखेंगे, तो 35 और 17 51% का हम देखेंगे। कितना का देखेंगे, 51 का देखेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ अर्थ का देख रहे हैं कि अर्थ से कितना वापस जा रहा है। तो अर्थ से कितना जा रहा है, 51% अर्थ में आया था। तो इसे हम दो भाग में बांटते हैं, फिर इसको उसी तरह का डायग्राम बनाएंगे कि ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, यहाँ पे ये माउंटेन हो गया, यहाँ पे ये मरुस्थल है, ये पेड़ पौधे हैं, ये हमारा लैंड एरिया और ये हमारा वाटर एरिया है। बिल्कुल नॉर्मल सा है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा वायुमंडल हो गया और इसके ऊपर हमारा अंतरिक्ष हो गया। अब ये जो आई, तो इसमें से 23% और 28%, ठीक है, दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 51%। इसका डिवीजन कैसे किया गया है इसे भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 23% का। तो 23% जो सूर्य की किरणें हैं या ऊष्मा है, तो ये वापस कैसे जाती है, जाते के टाइम पे क्या होता है कि ये टकरा कर 6% जो है वो कहिए कि टूट जाती है, 6% अलग हो जाती है, बाकी 17% जो है वो वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, पहले से ही 35% का अल्बेडो हो रहा था, 23% में 17% वापस गई, 6% किसके द्वारा अवशोषण कर लिया गया, तो जल वाष्प के द्वारा और गैसों के द्वारा 6% का अवशोषण कर लिया गया। 23 में 6% का जल वाष्प और गैसों के द्वारा अवशोषण कर लिया गया और बाकी 17% वापस अंतरिक्ष में चली गई। अब हम देखते हैं 28% का। तो 28% का वापस जाने के टाइम पे क्या हुआ कि 19% का वाष्पीकरण कर लिया गया। ठीक है, वाष्पीकरण होने के बाद क्या हो गया, संघनन हो गया। अब बचा 9%। 9% क्या हो गया, संवहन और विक्षोभ इसका हो गया। पहले ही बता दिया गया है कि 35% का अल्बेडो हो जाता है। अब जो आई थी सूर्य की किरणें धरातल पर 51%, उसमें से 23% जब वापस जा रही थी, तो वापस जाने के क्रम में क्या हुआ कि गैस और वाटर वेपर्स के द्वारा 6% को अवशोषित कर लिया गया, जो कि कहाँ है, वायुमंडल में है। बाकी 17% कहाँ चली गई, अंतरिक्ष में वापस चली गई। उसके बाद बचता है 28%। तो 28% जब वापस जा रही थी तो 19% का वाष्पीकरण हो गया और 9% का संवहन और विक्षोभ हो गया। तो ये 19, 9 और 6 पूरा हो गया कितना, 34%। और 14% तो पहले ही एटमॉस्फेयर में था। ठीक है, जो कि किसके द्वारा, 14% जो है ओजोन गैस और वाटर वेपर्स के द्वारा जो है अवशोषित किया गया था, ये पहले 14%। अभी वापस कितना जा रहा था, 6%, 19 और 9, ये हो गया पूरा 34। तो 48% कितना हो गया, एटमॉस्फेयर में हो गया।
35 का अल्बेडो हो गया था, 17 वापस जाने में 17% यहाँ बच गया, और 48, 35, 17 और 48 कितना हो गया, 100%। अब देखिए सूर्य ताप यानी कि सूर्य ताप जो है या इंसोलेशन जो है वो जब हमारी पृथ्वी में आती है तो इसका विकिरण होता है। तो इसका विकिरण होने का भी कुछ कारण है। तो इसके कारक क्या है, एक तो होता है परावर्तन, दूसरा है प्रकीर्णन, उसके बाद आता है विसरण और शोषण, और लास्ट आता है हमारा अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। ठीक है, ये कुछ कारक है जिस वजह से सूर्य ताप जब आती है तो ये वापस चली जाती है, इनका विकिरण हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर हम देखेंगे परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन क्या है कि आई और टकराकर वापस चली गई, यानी कि सूर्य ताप जो है वो धरातल पर आई और टकरा कर वापस चली गई धरातल से या किसी ऑब्जेक्ट से, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो भी है, जैसे हो गया क्लाउड से टकराकर वापस चली गई, डस्ट पार्टिकल से टकराकर वापस चली गई, तो उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, किसी भी चीज से टकराकर वापस चले जाना वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन को हम लोग हमेशा प्रतिशत में देखते हैं, इसी रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, अल्बेडो कहते हैं। पृथ्वी का औसत अल्बेडो कितना होता है, 30 से 40% पृथ्वी का औसत अल्बेडो होता है, और ये धरातल पर निर्भर करता है कि कैसा धरातल है, उसी के अकॉर्डिंग उसका अल्बेडो होता है। तो इस चीज को भी हम देखते हैं। ये हो गया हमारा धरातल, सरफेस, और अल्बेडो प्रतिशत में देखेंगे तो जो स्नो कवर्ड एरिया होता है उसका 75 से 90% अल्बेडो होता है। क्लाउड सरफेस का 70 से 80% अल्बेडो होता है। डेजर्ट रीजन का 20 से 30% अल्बेडो होता है। ग्रासलैंड का 15 से 35% अल्बेडो होता है। ड्राई लैंड या एरिड लैंड का 15 से 25% अल्बेडो होता है। वेटलैंड का 10 से 12% अल्बेडो होता है, और ब्लैक सोइल का 8 से 15% अल्बेडो होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अल्बेडो किसका होता है, स्नो कवर्ड का। सबसे कम अल्बेडो किसका होता है, ब्लैक सोइल का। ठीक है, अल्बेडो मीन्स की रिफ्लेक्शन, कितना आया और आकर के वापस चला गया, टकरा कर वापस चला गया। अब देखिए जो वर्टिकल रेज होती है इनका जो परावर्तन गुणांक होता है वो कम होता है, जो हॉरिजॉन्टल होती है इनका जो परावर्तन गुणांक होता है वो अधिक होता है। यानी कि जितना कम कोण होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि 0 डिग्री का कोण बना रही है तो उसका रिफ्लेक्शन 99% हो जाएगा। जैसे कि सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे जो सूर्य की किरणें हैं तो इनका अल्बेडो सबसे ज्यादा होता है सुबह और शाम के टाइम में। क्यों, क्योंकि जो सूर्यताप है उनका एंगल कम होता है। ठीक है, 0 डिग्री एंगल मान लेते हैं। पोलर एरिया का सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि वहां जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही है। ठीक है, तो एंगल की वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है। अगर सूर्य की किरणें, जैसे ये हो गया, ये इक्वेटर हो गया हमारा। ठीक है, तो जो सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही है तो यहाँ अल्बेडो इसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 90 डिग्री में पड़ रही। वही चीज पोलर एरिया में पड़ रही है तो पोलर एरिया में क्या है, तिरछा कोण बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, तो अल्बेडो यहाँ का ज्यादा होगा। जैसे कि 10 डिग्री एंगल में 35% रिफ्लेक्शन होगा, 30 डिग्री एंगल में 6% रिफ्लेक्शन होगा, 50 डिग्री एंगल में 2.5 डिग्री रिफ्लेक्शन होगा, और 90 डिग्री एंगल में 2% रिफ्लेक्शन होगा। अब हम देखते हैं प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो किसी चीज से टकराई और टकराने के बाद वो बिखर गई। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। और दूसरा होता है डिफ्यूजन, विसरण। तो इसमें दोनों में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो डस्ट पार्टिकल से टकराती है और टकराने के बाद फैल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों में एक और चीज कॉमन क्या है कि दोनों में हमें कलर्स दिखते हैं। अब देखिए प्रकीर्णन से क्या होता है, ये एक लिमिटेड कलर होता है, इसमें ये वर्णात्मक और चयनात्मक होता है। जैसे हमें आसमान का रंग सुबह के टाइम पे लाल दिखाई देता है, फिर नीला दिखाई देता है, और फिर शाम के टाइम पे लाल दिखाई देता है, तो ये आसमान के रंग पर डिपेंड करता है, ये प्रकीर्णन। ठीक है, ये आसमान के रंग को दिखाती है। और दूसरा होता है विसरण। जब सूर्य की किरणें किसी भी धूल कण से टकराती है और जब इनका विसरण होता है तो ये क्या करती है, ये रेनबो बनाती है। इसमें सारे कलर्स हमें देखने को मिलते हैं और ये अवर्णात्मक और अचयनात्मक होती है। उसके बाद आता है हमारा अवशोषण। तो सूर्य की किरणें जो है
तो सूर्य की किरणें जो है वो धरातल पर आई और इनका जो है एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, और शोषण हो गया। सूर्य की किरणें शॉर्ट वेव्स में आई थी दिन के टाइम पे, वापस जाएंगी रात के टाइम पे लॉन्ग वेव्स में, ठीक है। जहां पर सूर्य की किरणों का अवशोषण होता है वहां का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी जो है वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इस वजह से धरातल गर्म हो जाता है। आता है हमारा लास्ट अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन, ठीक है। तो भिन्न भिन्न अक्षांशों में ऊष्मा संतुलन जो है उसमें अंतर आया आता है, जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 40 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 90 डिग्री अक्षांश हो गया, ये हाई लैटिट्यूड है, ये भी हाई लैटिट्यूड है और ये लो लैटिट्यूड है। तो यहाँ से क्या होगा, जब सूर्य की किरणें जब वापस जाएंगी तो जो लो लैटिट्यूड है वहां पर ये इसका जो रिफ्लेक्शन है या जो वापस जा रही है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और जो हाई लैटिट्यूड है वहां कम होगा। तो यही था ऊष्मा बजट या हीट बजट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।